आइए प्यारे बच्चों नमस्कार। देखिएगा जैसा आप थंबनेल पे देख रहे हो, जितने भी आपके 10वीं क्लास के मैथ की बुक के सूत्र हैं उन्हीं के बारे में, महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में बात करने वाला हूँ। जिसके सारे सूत्र याद होंगे पूरा पेपर वही कर पाएगा, जिसके सूत्र याद नहीं होंगे पूरा पेपर उस पर नहीं होगा बिल्कुल भी। तो कई बार क्या होता है, बहुविकल्प में सूत्र भी दे देता है कि सूत्र से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपके सारे सूत्र याद होने चाहिए। आपको मैं 10 मिनट में सारी चीजें रिवाइज करवाने वाला हूँ, सारे सूत्र रिवाइज कराऊंगा। क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल आपको सारी किताब के सूत्र आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ। 10 से 15 मिनट में आपके सारे रिवाइज हो जाएंगे। आप एक बार दो बार वीडियो को देख सकते हो। कल आपका पेपर है, आप मॉर्निंग में सुबह एक दो बार आप देखो और सुबह देख लेना एक बार, और आपके याद हो जाएंगे सारे, तो आप पूरा पेपर आराम से कर पाओगे। देखिएगा, आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं द्विघात की। द्विघात समीकरण की बात करता हूं। समीकरण, इससे संबंधित जो सूत्र हैं उन्हीं की बात करूंगा मैं। द्विघात समीकरण कैसे होती है, ध्यान से देखेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के, ये द्विघात समीकरण है। द्विघात का मतलब होता है जिसकी पावर, जिस इक्वेशन के अंदर, जिस समीकरण के अंदर पावर 2 होगी वो क्या होगी, द्विघात होगी। देखिएगा इसमें क्या क्या सूत्र पूछ सकता है, उसमें वो क्या क्या, इससे क्या क्या सूत्र बनते हैं। देखिएगा, ये तो शून्यांक होते हैं। शून्यांकों का योगफल होगा इससे। योगफल, शून्यांकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के बी अपॉन ए। इसी इक्वेशन से निकलता है ये, बी का मान ये होता है और ए का मान ये होगा। इसी इक्वेशन से लिखा है मैंने। एक शून्यांकों का गुणनफल होता है, शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। सी का मान और ए का मान, ऐसे आपको इक्वेशन दे देगा कोई भी। अगर पूछ ले शून्यांकों का योगफल पूछ ले तो आप बता सकते हो उसमें से जो मान होंगे। गुणनफल पूछ ले तो भी इसमें से निकाल के इसमें रख सकते हो, आप आंसर बता सकते हो। शून्यांकों का योगफल इतना होगा और गुणनफल इतना होगा। इससे आगे देखिएगा, एक आपको कई बार क्या करता है, शून्यांक दे देता है। आपको शून्यांक दे देगा भाई, अल्फा का मान या शून्यांकों का योगफल दे दिया उसने, शून्यांकों का योगफल दे दिया, योगफल, और गुणनफल दे दिया आपको, गुणनफल दे दिया उसने, योगफल दे दिया उसने 5, गुणनफल दे दिया 6। तो आपसे पूछ सकता है कि योगफल इतना है, गुणनफल इतना है, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करोगे, उसका सूत्र क्या है, उसका सूत्र ये है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 के। ये क्या है, ये द्विघात का क्या है, सूत्र है। आप बता सकते हो कि आपको योगफल दिया है और गुणनफल दिया है तो उसमें मान रख देंगे, समीकरण बन जाएगी। केवल समीकरण बनाने के लिए देता है 1 नंबर में, आप कर सकते हो आराम से इस तरह से। या क्या करेगा, आपको शून्यांक अलग अलग दे देगा, यानी कि शून्यांक दे दिया, अल्फा का मान अलग दे दिया उसने 2 और बीटा का मान अलग दे दिया 3, तब भी आप इसमें रख दोगे, आराम से आप इक्वेशन बना सकते हो। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, पूछ सकता है 1 नंबर में। देखिएगा आगे बताता हूं मैं आपको। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। एक सूत्र यह हो गया। एक सूत्र आता है विविध कर का सूत्र आता है। विविध कर में क्या होगा, d बराबर होता है एक विविध कर में बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी इक्वेशन से होगा, ऐसे इक्वेशन दे देगा वो, समीकरण दे देगा वो, और उसमें पूछ लेगा विविध कर ज्ञात कीजिए। तो d बराबर क्या लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा देंगे। देखा, b का मान तो ये हो जाएगा और a का मान ये हो जाएगा और c होगा इसमें से मान है, जो इक्वेशन देगा वो उसमें से मान निकाल के इसमें रखेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। एक इससे एक और बनता है। देखिएगा, जब किसी भी इक्वेशन के फैक्टर नहीं होते हैं तो किससे निकालते हैं फिर हम। एक श्रीधराचार्य का सूत्र है, उसी की बात करता हूं मैं, श्रीधराचार्य की। ध्यान से देखेंगे इधर। तो श्रीधराचार्य में क्या होगा, x बराबर, इसी ऐसे इक्वेशन देगा वो, इक्वेशन दे दी उसने, ये दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस x और माइनस के 3 बराबर 0। तो 3 के ऐसे टुकड़े जो एक आए वो हो नहीं सकता है, ऐसे होगा नहीं, इसके फैक्टर नहीं होंगे। तो जब फैक्टर नहीं होंगे तो क्या करेंगे, जिसके फैक्टर नहीं होते हैं तो क्या रखेंगे, किसमें रखेंगे, श्रीधराचार्य में रखेंगे। और श्रीधराचार्य का सूत्र क्या है, देखिएगा, ये तो विविध कर का हो गया। श्रीधराचार्य का सूत्र मैं ध्यान लिखता हूँ इधर, श्रीधराचार्य का, श्रीधराचार्य का सूत्र क्या है, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे क्या होगा, 2a होगा, 2a।
आपको ऐसे इक्वेशन दे दी है उसने, समीकरण दे देगा वो तो ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 बराबर 0 कुछ भी हो सकता है। जो एक्स स्क्वायर के गुणा में होगा वो ए का मान होगा, जो यहाँ खाली एक्स का मान होगा बी का मान होगा, जो अकेला पद होगा वो क्या होगा सी का मान होगा। यहाँ से एबीसी का मान निकाल के हम इसमें रखेंगे, आप आराम से फैक्टर इसके कर सकते हो, इसके गुणनखंड हो जाएंगे इससे। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, जिस समीकरण के गुणनखंड नहीं होंगे आप उसको इससे हल कर सकते हो। देखिएगा जिसके फैक्टर नहीं होंगे उसे इससे हल कर सकते हैं। इससे आगे देखिएगा मैं बताता हूँ आगे और क्या होगा इसमें। देखिएगा आगे समीकरण युग्म की बात करता हूँ मैं, आगे कुछ और सूत्र बताता हूँ आपको। दो इक्वेशन देगा आपसे, उसमें पूछ लेगा कि समीकरण का अद्वितीय हल है या अनेक हल कैसे होंगे, अनेक हल होंगे या इनमें से कोई हल नहीं होगा, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होती है। आपको दो इक्वेशन देगा, दो इक्वेशन कैसे हो सकती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के, दूसरा हो सकता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के। दो समीकरण देगा और अद्वितीय हल की स्थिति पूछ लेगा, इनमें से कोई यानी कि इनका कोई हल नहीं होगा या अनेक अनंत हल होंगे या अनेक अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है अलग अलग। तो इसकी तीन कंडीशन होती है। नंबर एक ध्यान से देखेंगे, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, ये डज नॉट होगा। क्या होगा इस केस में, क्या होगा समीकरण का क्या होगा एक अद्वितीय हल होगा। क्या होगा एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल। जब ये दोनों समीकरण है, दोनों समीकरण क्या करेगी, जब इस रूल को फॉलो करेंगे इसको, तो क्या होगा अद्वितीय हल होगा। a1 का मान यहाँ से निकालेंगे, a2 यहाँ से निकलेगा, ऐसे b1 यहाँ से निकलेगा, b2 यहाँ से निकलेगा, c1 यहाँ से, c2 यहाँ से। कैसे कुछ भी इक्वेशन दे सकता है, जैसे a2 का मान हो सकता है 3x प्लस 2y, इस तरह से दे सकता है 2y प्लस 6 बराबर 0 के, ऐसे ही 7x प्लस 5y प्लस 9 बराबर 0 के। तो ऐसे इक्वेशन देगा आपको, वहां से आप इससे तुलना करेंगे, इसकी समीकरण एक हो जाएगी, इसकी तुलना कर लेंगे इससे, तो a1 का मान 3 हो जाएगा, b1 2 हो जाएगा, c1 6 हो जाएगा, ऐसे इसमें a2 7 हो जाएगा, b2 का मान कितना हो जाएगा, b2 का मान हो जाएगा 5 और c2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसमें रखेंगे मान, अगर इसको फॉलो करता है तो अद्वितीय हल है। दूसरा क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल की स्थिति पूछेगा तो इसको लगाएंगे। अगर पूछ ले a1 अपॉन a2, दूसरा सूत्र क्या है b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। इस केस में क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से क्या होगा, समीकरण के अनेक हल होंगे। इस तरह से दो समीकरण देगा, जब पूछेगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, उसके लिए क्या कंडीशन है, उसके लिए ये सूत्र है, इसको लगाएंगे। तीसरा क्या है, तीसरे में क्या होगा a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 क्या होगा डज नॉट होगा इसमें। तो क्या होगा इसमें, इसका कोई भी, इसका समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं की स्थिति में ये कंडीशन, ये सूत्र लगेगा। अपरिमित रूप से अनेक हल पूछेगा तो ये सूत्र लगेगा, अद्वितीय हल पूछेगा तो ये सूत्र लगेगा। ये तीन सूत्र बनते हैं इससे, ये आप आराम से याद कर सकते हो, पूछ सकता है, बहुविकल्प में भी दे सकता है। अद्वितीय हल की स्थिति कौन सी है, अपरिमित रूप से अनेक हल कौन सा सूत्र है, या कोई हल नहीं है उसका क्या सूत्र है, आप बता सकते हो इसमें। आगे देखिएगा, आगे बताता हूँ मैं इसमें, देखिएगा आगे देखिएगा कुछ और सूत्र बताता हूं मैं आपको। मैंने लिखा है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति के जितने भी सूत्र हैं मैंने त्रिकोणमिति की 4 क्लास डाली है। देखिएगा त्रिकोणमिति लिखा हुआ है यहाँ पे, त्रिकोणमिति के मैंने सारी जो त्रिकोणमिति के जितने भी सूत्र हैं मैंने 4 क्लास पढ़ाई है, चारों डाली हुई है। पहली वीडियो में मैंने त्रिकोणमिति के सारे सूत्र बहुत अच्छे से बताए हुए हैं, आप उनको देख लेना, पहली वीडियो को देख लेना, तो अच्छे से आप लिख सकते हो। एक दो बार देख लो, आपके सूत्र याद हो जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि त्रिकोणमिति से क्वेश्चन बहुविकल्प में पूछता है और वैसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो 10 से 12 नंबर का त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आते हैं, उन्हें आप आराम से कर सकते हो। देखिएगा यहाँ मैं उन्हें बता नहीं रहा हूँ, मैंने 4 वीडियो डाली हुई है, पहली वीडियो में आप इन्हें देख सकते हो, बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। देखिएगा उसके बाद करता हूं मैं समांतर माध्य की। देखिए समांतर माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है, ये तीन चीजें हैं। इन तीनों में से 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है। किस तरह से आता है, देखिएगा या तो 1 नंबर में पूछता है, वो समांतर माध्य पूछ लेगा, या माध्यिका पूछ लेगा, या बहुलक पूछ लेता है। और उससे अलग क्या होता है, देखिएगा एक समांतर माध्य का सूत्र क्या है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये एक सूत्र क्या हो सकता है समांतर माध्य का, समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, एक सूत्र क्या होता है
देखिएगा जब आपको 4 नंबर में देगा कल्पित विधि दे देता है या बंटन विधि दे देता है या विचलन विधि देता है तो उसमें कल्पित माध्य निकालना होता है हमें, तो वो होता है उसका सूत्र a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये उसका सूत्र है। जब आप 4 नंबर में क्वेश्चन को करने वाले हो, 4 या 6 नंबर में जब क्वेश्चन देगा तो आप इससे करोगे। एक क्या है इसमें, एक कल्पित माध्य है, सिग्मा एफ और डी की क्या गुना करते हैं, हम उसका मान निकालते हैं, सिग्मा एफ को जोड़ते हैं। देखो सिग्मा का मतलब क्या है, ये जो सिग्मा है ना, ये सिग्मा का मतलब होता है योग से। योग का मतलब आप सब जानते हो, सिग्मा का मतलब होता है योग से, और योग का मतलब होता है जोड़ से। जोड़ है, इनके एफ और डी की गुना करने के बाद उसको जोड़ते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, सिग्मा एफ का मतलब है एफ का जितने भी नंबर हैं जो बारंबारता देता है उसको सबको जोड़ते हैं। ऐसे ही देखिएगा, ये आपको पता होना चाहिए। एक ये सूत्र है, ये सिंपल है, यानी कि इसमें एक नंबर से पूछ सकता है आपको, यहाँ से 4 या 6 नंबर में क्वेश्चन पूछता है इस सूत्र से। माध्यिका की बात करता हूँ तो L प्लस n बटे 2 माइनस एफ और गुना h, और बटे क्या है इसमें स्मॉल f है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्या होता है 90% केस में क्या होगा, माध्यिका से आपको क्वेश्चन पूछेगा, आपको सूत्र याद होना चाहिए। बहुत आसान है, बिना सूत्र के आप क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। बहुलक का ऐसे ही बहुलक का सूत्र है L प्लस एफ माइनस एफ वन बटे 2f माइनस एफ1 माइनस एफ2 गुना h। इस तरह से आप इन सब सूत्रों को बार बार दोहरा लोगे। आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में, और सुबह तक दोहराओ 2-4 बार या 2-4 बार वीडियो देख लो, आपके याद हो जाएंगे। देखिए कुछ सूत्र और है, उन्हें और बता देता हूं मैं आपको। देखिएगा मैंने लिखा है समांतर श्रेणी, ये आपका 5वां लेसन है। इससे क्या क्या सूत्र बन सकते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, मैं उसके बारे में बताता हूँ। देखिएगा समांतर श्रेणी होती क्या है, समांतर श्रेणी यानी कि समान अंतर होता है। कैसे हो सकती है, a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an, अंतिम पद क्या है an है इसमें। तो इसमें करते क्या है, देखिएगा एक तो इसमें पूछता है प्रथम पद क्या हो जाएगा, इसमें प्रथम पद हो जाएगा a1 पहला जो होता है। ऐसे ही होता है इसमें, प्रथम पद हो गया, इसमें दे देगा सर्वांतर पूछ लेता है, सर्वांतर क्या होता है, सर्वांतर होता है डी से प्रतिशत करते हैं, और डी का मान कैसे निकालते हैं, हम दूसरे पद में से पहले को घटाते हैं, यानी कि सर्वांतर हो गया a2 माइनस a1। कोई भी समांतर श्रेणी देगा आप आराम से निकाल सकते हो, उसमें सर्वांतर कैसे निकालते हैं इस तरह से निकाल सकते हो। और देखो इसमें होता है एक an क्या हो जाएगा, इसमें an अंतिम पद कह सकते हो उसको, अंतिम पद क्या होगा हमारा an होगा, अंतिम पद होता है an, और इससे सूत्र बनता है एक an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र बनता है ये। इसमें n जो है ना, n क्या है इसमें, n पदों की संख्या है, पूछ सकता है n क्या है, n है पदों की संख्या, n पदों की संख्या है इसमें, n पदों की संख्या है। दे देगा वो आपको समांतर श्रेणी दे देगा, उसमें पूछ सकता है अंतिम पद पूछ सकता है, प्रथम पद पूछ सकता है, डी का मान पूछ सकता है, n पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, आसानी से कर सकते हो। एक इसमें सूत्र होता है पदों का योग, यानी कि योग कैसे निकालते हैं, Sn बराबर n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये S क्या है, S योग से, S किसको दर्शाता है, योग को दर्शाता है। एक ये सूत्र है इसमें, एक ये है और एक ये है। इस तरह से ये सारी चीजें हैं समांतर श्रेणी में, आपको पता होनी चाहिए। आप आराम से इससे संबंधित क्वेश्चन जो भी आएगा आराम से कर सकते हो। देखिएगा आगे बताता हूँ इसमें आगे क्या होगा इसमें। देखिएगा इसमें मैंने लिखा है प्रायिकता का मतलब इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी में क्या है, इसमें कुछ चीजें हैं। देखो मेरे इंपोर्टेंट जो बिंदु हैं वो लिखे हैं, इसमें लिखे हुए हैं, ध्यान से देखेंगे। एक निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है कितनी होती है, हमेशा और हमेशा एक होगी। आपसे भविकल्प में पूछ सकता है एक निश्चित घटना की घटित होने की प्रायिकता कितनी होती है, एक होती है। ऐसे पूछ सकता है आपसे एक अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, हमेशा और हमेशा कितनी होती है, 0 होगी। इन दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना है। प्रायिकता में कुछ भी नहीं है। इसमें पूछता है किसमें किस तरह से क्वेश्चन बनता है, जैसे किसी सिक्के को उछाला जाता है तो उसके इसमें हेड या टेल दो चीजें होती हैं। बात करता हूं मैं हेड और टेल की, तो उसमें पूछता है जब किसी सिक्के को उछालते हैं तो उसमें हेड आने की प्रायिकता क्या होगी या टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। देखो संभावनाएं कितनी है, दो ही तो है, इसमें दो संभावनाएं बनती हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर मैं एक सिक्के को उछालता हूं तो उसमें हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, देखो दो कंडीशन है, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2। हेड आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ऐसी बात करता हूं मैं टेल आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी इसकी भी।
क्यों? तो क्योंकि दो में से एक ही चीज तो आने ऊपर आएगी, या तो हेड आएगा ऊपर या टेल आएगा। इस तरह से बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे ताश की गड्डी से क्वेश्चन पूछ सकता है, उसमें कितने पत्ते होते हैं? 52 होते हैं। तो इक्का आने की प्रायिकता कितनी होगी? अब इक्के कितने होते हैं? इक्के 4 होते हैं। टोटल कितना होता है? 52। टोटल ताश के पत्ते कितने होते हैं? 52 होते हैं। उसे नीचे लिखते हैं हमेशा, कुल नीचे आएगा, जो पूछता है उसे ऊपर रखते हैं। आप इसे लिख सकते हो 4 एकम 4, इसे 4 से काटते हैं कितना आएगा? 13 आएगा। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1/13 होगी है। तो इस तरह से प्रायिकता में क्वेश्चन पूछता है, आप आराम से कर सकते हो। आगे देखिएगा, कुछ सूत्र बताता हूं मैं आपको, ध्यान से देखेंगे। आगे देखेंगे, देखिएगा मैंने लिखा है, टॉपिक लिखा है निर्देशांक ज्यामिति। ये भी आपका चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा किस तरह से करेंगे। इसमें 7वां चैप्टर है, जिससे क्या क्या सूत्र बन सकते हैं वो सारे बताता हूं मैं आपको, ध्यान से देखेंगे। इसमें देखिएगा कुछ कंडीशन है इसमें इस तरह से पूछ सकता है आपको। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। इसमें मान दे देता है, उसने मान दे दी, जैसे 2 और माइनस का 3 दे दिया, तो पूछेगा कि ये कौन सा चतुर्थांश में स्थित है। तो फर्स्ट चतुर्थांश है, सेकंड चतुर्थांश है, थर्ड है और ये फोर्थ है। ये कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा? देखो पहले वाले में दोनों प्लस के होते हैं, दूसरे वाले में क्या होगा? एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। इसमें क्या होगा? एक माइनस का होगा, एक प्लस का होगा, और इसमें क्या होगा? दोनों माइनस के होंगे। इस तरह से ध्यान रखना है, इसकी कंडीशन है ये, इन चिन्हों को ध्यान रखना है। अब ये दे देगा, उसने 2 और -3 दे दिया, पूछ लिया कौन से चतुर्थांश में स्थित है। आपसे बहुविकल्प में पूछ सकता है एक नंबर में, तो कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा? एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा ये। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। और देखिएगा वो क्या क्वेश्चन बनते हैं इसमें। इसे बिंदु दे देगा, बिंदु, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी दे देगा, 2 बिंदु, 2 बिंदु, 2 बिंदु दिए हैं उसने। कौन कौन से दिए हैं? ध्यान से देखेंगे। 2 बिंदु दिए हैं, x1 y1 व x2 y2 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। 2 बिंदु आप वो दे देगा इस तरह से। तो आप इन दोनों के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? तो d बराबर सूत्र होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस तरह से आप मान निकालोगे। यहाँ से जो कुछ भी मान दे सकता है, उसने दे दिया 2 और 5 दे दिया, जैसे 7 और 9 दे दिया, तो क्या करेंगे हम? इसको मान लेंगे x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। इस तरह से मान इस पे लिख लेंगे हम। उसको लिखने के बाद इस सूत्र में रखेंगे और आप 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है। एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें x2 पहले कर लो या बाद में कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं होती, ना कोई फर्क पड़ता है इससे। जब स्क्वायर करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव आता है निकल के, तो इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। आपने किताबों में लिखा देखा होगा कि पहले x2 रखा है फिर x1 रखा है, ये कोई मैटर नहीं करता है। आराम से आप दोनों का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव आएगा। देखिएगा इसमें और क्या बन सकता है। 2 बिंदु देगा, उनके मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। 2 बिंदु देगा रखे हैं, 2 बिंदु दे रखे हैं, 2 बिंदु, मैं दोबारा लिखता हूँ, दूसरा सूत्र है इसमें। 2 बिंदुओं मध्य 2 बिंदुओं x1 y1 व x2 y2 के मध्य बिंदु। 2 बिंदु दिए गए, इन दोनों के मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे? मध्य बिंदु के निर्देशांक कई बार क्या करता है, ये पेपर में भी देख सकता है, आपको विकल्प में पूछ लेगा कि इनमें में से कौन सा मध्य बिंदु के निर्देशांक है, ये कौन सा सूत्र है, इस तरह से पूछ लेगा। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x1 प्लस x2 बटे 2 इस तरह से होगा, और y1 प्लस y2 बटे 2 इस तरह से मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। इन्हें आप लिख सकते हो इनसे x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 बटे 2। इस तरह से मध्य 2 बिंदुओं के जो मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं वो इस तरह से निकाल सकते हैं हम। आगे देखिएगा, आगे बताता हूं मैं आपको सूत्र किस तरह से होंगे। देखिएगा आगे कुछ सूत्र और बचे हुए हैं इसमें, और वो मैंने लिख दिए हैं, थोड़ा समझाता हूं मैं आपको किस तरह से होंगे। देखिएगा 2 बिंदु दिए हैं उसने, x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 m अनुपात n के अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। यहाँ से जब क्वेश्चन आएगा आपको अच्छे नंबर देने वाला है वो, इसलिए आपको ध्यान रखना है। 2 बिंदु देगा वो आपको x1 y1, कुछ भी मान दे सकता है, इसकी जगह कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 2 और 3 दे दिया इसने, यहाँ पे यहाँ दे दिया 5 और 7 दे दिया, ये बिंदु हो गए x1
x1 हो गया, y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया है। अनुपात भी दे देगा वो, अनुपात भी दे सकता है, कुछ भी दे देगा, जैसे 7:5 दे दिया, इस तरह से मान दे देगा। केवल क्या करना है, आपको सूत्र याद है तो इसमें मान रखो और आपके निर्देशांक निकल के आ जाएंगे। इस तरह से आपको करना है। देखिएगा इससे आगे क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका सूत्र होता है, आपको 3 बिंदु देगा, वो 3 बिंदु कैसे देगा वो बताता हूं मैं। उसने दे दिया x1 y1, x2 y2 और दे दिया उसने x3 y3। इस तरह से 3 बिंदु देगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ सकता है आपसे, तो क्या होगा, केवल क्या करना है, इस सूत्र को आपको, अगर सूत्र आपको याद है, केवल इसमें केवल मान रखने हैं आपको। क्या करना है, x1 ये रहा, यहाँ पे मान रखेंगे y2 का मान है, y2 का मान हो जाएगा, ऐसे y3 है, y3 का मान रख देंगे, ऐसे सबके मान रख देंगे। इसमें से क्या करेंगे, कुछ भी जो वैल्यू देगा उसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 5 ऐसे दे देगा वो, -3 और 7 दे दिया उसने, 8 और -9 दे दिया, इस तरह से दे दिया उसने, मान दे दिया। x1 का मान ये हो गया, y1 का ये हो गया, x2 का ये हो गया, y2 का ये हो गया, ऐसे x3 का ये है, y3 का ये है। क्या करना है, केवल सूत्र में आपको रखना है और सूत्र में रख दोगे, उससे कैलकुलेशन करने के बाद सीधा आंसर आ जाएगा आपका। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ सकता है, या उसने 3 बिंदु ऐसे दिए हैं और पूछ लेगा, उन्हें संरेख सिद्ध करवाएगा, संरेख होने का समीकरण पूछ, संरेख निम्न में से कौन सा संरेख है या नहीं है ये पूछ लेगा। तो संरेख का कंडीशन क्या होती है संरेख की, देखिएगा संरेख के बारे में बताता हूं मैं, होगा इसी से ही। बस क्या होता है संरेख के लिए, संरेख के लिए हो जाएगा x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y2 प्लस x3 और y1 माइनस y2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इससे आप संरेख सिद्ध कर सकते हो। संरेख के बारे में पूछेगा तो आप इससे निकाल सकते हो। इसमें क्या होगा, 1/2 नहीं होता, बराबर में क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, वही 3 बिंदु देगा, आप संरेख सिद्ध कर सकते हो। या उसमें क्या करेगा, जो 3 बिंदु दिए हुए हैं उसमें किसी में k का मान या कुछ और p रख देगा, किसी एक की वैल्यू निकलवा देगा, सबका मान देगा वो, और किसी में एक चीज को निकलवा सकता है, उसमें किसी का मान बदल के x2 की जगह p रख दिया, x3 की जगह k रख दिया, कुछ भी रख सकता है वो। तो आप इससे आसानी से निकाल सकते हो। देखिएगा कुछ और सूत्र बचे हुए हैं, बस बता रहा हूं मैं, और ये खत्म होने वाली है वीडियो, ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। देखिएगा आगे, देखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल से संबंधित जितने भी सूत्र हैं वो सारे मैंने लिखे हैं इसमें। यहाँ से आपको कम से कम कई क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, और आपके सूत्र याद है तो केवल आपको जो केवल मान देगा और सूत्र में आप रखोगे और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपके सूत्र याद नहीं है तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, और क्वेश्चन ज्यादा घुमा के देने वाला नहीं है पेपर में, केवल वो मान देता है। अगर सूत्र आपके याद है, सूत्र में रखो और आंसर आपका आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आने वाला है। देखिएगा ध्यान से, वृत्त की परिधि की बात करता हूँ तो देखिए वृत्त की बात करता हूँ, ये वृत्त है, परिधि का मतलब होता है पूरा एक चक्कर, और पूरा एक चक्कर कितना होता है, 2πr। वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr। परिधि का मतलब होता है पूरा एक चक्कर। देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल होता है πr²। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो ये तो पूरा वृत्त है, अगर मैं आधा कर दूं इसको तो क्या होगा, इसका आधा कितना हो जाएगा, πr² बटे कितना कर देंगे हम, 2 कर देंगे, इसका आधा हो गया है। ऐसे वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर इसके 4 भाग कर दूं मैं, इसके 1 2 3 4, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि एक हिस्से की बात कर रहा है वो, तो 1/4 होता है। ये कि टोटल कितने हैं, 4 है, 4 में से 1 भाग, 4 में से कितना, 1 भाग, तो कितना हो जाएगा, πr² बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया है। देखिएगा आगे बात करते हैं, त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई पूछ रहा है वो, त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई। आप ध्यान से देखेंगे, मैंने वृत्त बनाया है, ये वृत्त है, ध्यान से देखिएगा, ये चाप है AB, इस चाप की लंबाई पूछिएगा तो चाप की लंबाई क्या होगी, थीटा बटे 360 गुना 2πr, पूरी परिधि होती है ना, उसे रखते हैं 2πr। ऐसे त्रिज्याखंड का जो परिमाप होता है, परिमाप का मतलब होता है भुजाओं का योग। भुजाओं का योग क्या होगा, देखिएगा ये क्या है, इसका व्यास है, ये भी r है, ये भी r है, तो ये क्या हो गया, 2r हो गया, पूरी भुजा ले ली हमने, और बटे कोण हो गया, पूरा कोण कितना का हो गया, थीटा बटे 360 हो गया है पूरा, और परिधि हो गया, टोटल क्या होगी इसकी परिधि, 2πr। तो क्या होगा, सभी भुजाओं का योग होता है, इसलिए जो त्रिज्याखंड का परिमाप है 2πr प्लस थीटा बटे 360 गुना 2πr होगा। आगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, थीटा बटे 360 πr² होगा, त्रिज्याखंड इसकी बात कर रहे हैं। आगे वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा, वृत्तखंड का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो थीटा बटे 360 πr² माइनस r²,
साइन थीटा बटे 2 और कोस थीटा बटे 2 आप आराम से निकाल सकते हो। इससे बहुत आसान सूत्र है, सूत्र याद होंगे तो आप पूरा पेपर कर पाओगे। अगर आपके सूत्र याद नहीं है तो पूरा पेपर आपके होगा नहीं। इसलिए आप वीडियो को 2 बार 3 बार देख लो, एक बार और एक बार क्या 1 या 2 बार आप लिख के देख लेना। तो आपके क्या होगा, आप किसी पेज पे लिख लो, आप पेपर जाने से पहले आप एक बार दोहरा लेना, सबको अच्छे से दोहराओ, आराम से पूरा पेपर होगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। थैंक यू।